हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्वेस्ट। मैं नीश मोहन, फॉर्मर एक्साइज इंस्पेक्टर। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि आरबीआई कैसे अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को यूज़ करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। इसके अंदर हम अपने जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए मॉनेटरी पॉलिसी के उनको कवर करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बैंकिंग सेक्टर पूरा का पूरा देखेंगे। बैंकिंग सेक्टर के अंदर हमें देखना है कि आरबीआई के बारे में देखना है कि वो कब बना, कौन से एक्ट उसको रेगुलेट करते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स इंडिया के अंदर हैं, जिसके अंदर आज की डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया डिफरेंशिएटेड बैंक्स। हम उन डिफरेंशिएटेड बैंक्स को देखेंगे जैसे कि पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, इन सबको देखेंगे। फिर देखेंगे कि बैंक्स की और कैटेगरी कौन सी होती हैं। इसी के अंदर हम जो करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक है, मर्जर्स ऑफ बैंक, उन मर्जर्स ऑफ बैंक को देखेंगे। और देखेंगे हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को। ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर का टारगेट रहेगा। इस लेक्चर के अंदर हम मॉनेटरी पॉलिसी को कवर कर लेंगे। लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा ग्रुप है जहाँ पे आप डिस्कशंस कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। जो भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी काम कैसे करती है। तो इसकी अभी डिटेल नहीं देखेंगे, डिटेल हम देखेंगे जब हम मनी मार्केट करेंगे, कैपिटल मार्केट करेंगे। उस लेक्चर के अंदर हम काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटीज़ के बारे में ही बात करेंगे। अभी मैं सिर्फ एक ओवरव्यू आपको देना चाहता हूँ। तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है, मान लीजिए ये एक पेपर है। इस पेपर पे लिखा हुआ है 100 रुपये एट 6% फॉर 10 ईयर्स। ये पेपर गवर्नमेंट छाप देती है, ठीक है। आरबीआई के थ्रू इस पेपर को वो मार्केट में बिकवा देती है। तो मान लीजिए किसी ने इस पेपर को खरीद लिया और उसने इस पेपर को खरीदा 100 रुपये का। तो इस आदमी को इस पेपर से क्या मिलेगा? इस आदमी को इस पेपर से ये मिलेगा कि इसने 100 रुपये तो अभी दे दिए, बदले में ये पेपर रख लिया। ये पेपर अब इसकी इन्वेस्टमेंट है। ये पेपर 10 सालों के बाद इस आदमी को इसके 100 रुपये वापस कर देगा जो इस पेपर के ऊपर लिखा था। और 10 सालों तक इसकी क्या कमाई कराएगा? 10 सालों तक उसको 6% पे इंटरेस्ट मिलता रहेगा। 6% इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 100 रुपये का 6 रुपये। तो 10 सालों तक वो 6 रुपये लेगा और 10वें साल में उसको अपने 100 रुपये भी वापस मिल जाएंगे। तो ये एक तरह से गवर्नमेंट ने इस आदमी से 100 रुपये उधार लिए हैं, बदले में उसने ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब क्योंकि ये गवर्नमेंट है तो ऐसा है कि गवर्नमेंट तो हमेशा एग्जिस्ट करेगी। गवर्नमेंट ऐसा नहीं हो सकता ना कि आज गवर्नमेंट है 10 सालों के बाद गवर्नमेंट बचेगी ही नहीं, या फिर गवर्नमेंट का दिवालिया निकल गया, गवर्नमेंट बैंकरप्ट हो गई, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही सेफ होती है। तो इस आदमी ने जो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर अपने पैसे, अपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए थे, इसको कहा जाता है सेफ इन्वेस्टमेंट है। इनफैक्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं हम, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी बैंकरप्ट नहीं हो सकती। वो हमेशा कंटिन्यू करती रहेगी, वो हमेशा एग्जिस्ट करेगी। तो इसके 100 रुपये सेफली इन्वेस्ट हो गए हैं, बदले में इसको 10 साल तक ये 6 रुपये एज इन्वेस्टमेंट मिलती रहेगी। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर ये तो मैंने आदमी बनाया था, पर एक्चुअली में गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर बहुत हद तक बैंक्स इन्वेस्ट करती हैं। बैंक्स इन्वेस्ट करती हैं। बैंक क्यों इन्वेस्ट करती हैं? देखिए, बैंक के पास बैंक के पास कोई आया, उसने अपने पैसे जमा करा दिए, ठीक है। 100 रुपये इसने जमा करा दिए, दूसरे आदमी ने 100 रुपये जमा करा दिए, तीसरे आदमी ने 100 रुपये जमा करा दिए। बैंक के पास 300 रुपये हैं, ये डिपॉजिट है। अगर ये सारे के सारे जो पैसे हैं, इन पैसों को एक सुरेश को दे दिया, दूसरा महेश को दे दिया, तीसरा सतीश को दे दिया, चौथा अमित को दे दिया, पांचवा उसने विजय माल्या को दे दिया, 300 के 300 रुपये उसने इंडिविजुअल्स को दे दिए। ये इंडिविजुअल है, इनका भरोसा नहीं। ये आज एग्जिस्ट करता है, कल हो सकता है मर जाए, विजय माल्या देश छोड़ के भाग जाए, ये हो सकता है ये बैंकरप्ट अपने आप को दिवालिया घोषित करा दे, ये दोनों पैसे चुका दें। तो हो सकता है उसने 300 रुपये जो दिए थे, 300 रुपये में से सिर्फ 100 रुपये वापस हुए, 200 रुपये उसके कहीं ना कहीं उसके खराब हो गए। तो बैंक के पास ये हमेशा रिस्क रहता है। तो इसके लिए और भी चीज़ें होती हैं जो हम देखेंगे, एनपीए के पूरी एक वीडियो बनेगी उसके अंदर, लेकिन ये हमेशा रिस्की चीज़ें रहती हैं। तो बैंक क्या चाहती है? बैंक चाहती है कि मैं इस 300 रुपये में से कुछ तो लोगों को उधार दे दूं। मान लो 150 रुपये मैं उधार दे देती हूँ, जो बाकी 150 रुपये हैं उसको मैं ऐसी जगह इन्वेस्ट करती हूँ कि बाकी भले ही बेकार हो जाए,
लेकिन जो मैंने दूसरी जगह पे इन्वेस्ट किया है वहां से मेरे को हमेशा पैसा आता रहे, वहां से मुझे हमेशा ही पैसा आता रहे। ये जो पैसा है, ये जो इनकम है, हो सकता है मेरे को यहाँ से 3 रुपए का लॉस हो रहा है, लेकिन इस इनकम से मुझे 4 रुपए का गेन हो जाए, तो ओवरऑल मुझे 1 रुपए का गेन हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछेंगे कि सारे के सारे पैसे फिर इन सेफ वाले में क्यों नहीं इन्वेस्ट कर दिया। सारे के सारे पैसे सेफ वाले में इन्वेस्ट कर दिया तो उसको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। सेफ सेफ चीज़ों में सेफ पैसा कमाया जाता है। सेफ जगह पे इन्वेस्ट करोगे तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा, जो रिटर्न मिलेगा, वो हमेशा लेस होगा। और रिस्की जगह पे इन्वेस्ट करोगे, रिस्की जगह पे इन्वेस्ट करोगे तो वहां पे जो रिटर्न है वो हाई होगा। बिल्कुल स्टॉक मार्केट की तरह, स्टॉक रिस्की होता है तो वहां पे तुम्हें ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है ना, वही सेम फंडा यहाँ काम करता है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा सेफ है तो उस पर तुम्हें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम मिलेगा। क्यों कम मिलेगा? क्योंकि भाई ये तो तुम्हारी एकदम, तुम्हें गारंटी है ये पैसा तुम्हारा वापस आ ही जाएगा। तो जब कोई रिस्क नहीं है तो तुम उसे सस्ते में भी खरीदने को तैयार हो जाओगे। तुम नहीं खरीदोगे, कोई और खरीद लेगा। लेकिन जो रिस्की इन्वेस्टमेंट है उसको हर कोई नहीं खरीदेगा, तुम भी नहीं खरीदना चाहोगे। तुम उसे क्या कहोगे कि तू मुझे जब बहुत हाई रेट ऑफ रिटर्न देगा, हाई इंटरेस्ट देगा, तो ही मैं तुझसे खरीदूंगा। या फिर आप इसको इस तरह से समझिए कि ये बैंक है, ये कमर्शियल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस कमर्शियल बैंक के पास एक गया सुरेश, दूसरा गया विजय माल्या और तीसरा गया अडानी। उसे पता है कि अडानी की चांदी चांदी हो रखी है, अडानी जो है वो बैंकरप्ट नहीं होगा। तो बैंक कहेगा ठीक है, तू मुझसे 100 रुपये उधार ले ले, मैं तुझसे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट लूंगा। सुरेश गया, सुरेश कहा कि तू एक आम आदमी है, तू हो सकता है चुका दे, तू हो सकता है ना चुकाए, तो एक काम कर, तू मुझे 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दियो, मैं तुझे 100 रुपये उधार देता हूँ। विजय माल्या गया, विजय माल्या से बैंक कहेगा यार तू बहुत ही ज़्यादा रिस्की आदमी है, तू 100 रुपये तो ले ले, पर मुझे तू जो इंटरेस्ट पे करेगा वो इंटरेस्ट होगा 12%, या हो सकता है 100% ही इंटरेस्ट मांग ले बैंक आज की डेट में, तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो ऐसे ही बैंक के पास जो ये 300 रुपये हैं, इस 300 रुपये में वो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर देता है। कुछ वो हाईली रिस्की जगह पे इन्वेस्ट करेगा, कुछ वो मॉडरेटली रिस्की जगह पे इन्वेस्ट करेगा, और तीसरा वो सेफ जगह पे इन्वेस्ट करेगा। इससे वो क्या करना चाहता है, इससे वो अपनी इनकम को, अपने प्रॉफिट को हाई रखना चाहता है। तो वो इस तरह से इन्वेस्ट करता है। तो जो बैंक्स हैं, बैंक्स के लिए भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्ट करना बहुत ही सेफ ऑप्शन हो जाता है, और बैंक उसमें इन्वेस्ट करना चाहती है। अब हमें ये देखना है कि किसी भी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन कैसे होती है। मान लीजिए ये एक इकॉनमी है, इस इकॉनमी के अंदर 100 रुपये हैं और 100 चीज़ें बन रही हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि 100 चीज़ों के लिए 100 रुपये है इस इकॉनमी में, यानी कि एक चीज़ मुझे 1 रुपये में मिल सकती है। फिर मैंने इस इकॉनमी के अंदर बाहर से कुछ पैसे डाल दिए, 50 रुपये डाल दिए, तो अब चीज़ें उतनी ही हैं 100 की 100, लेकिन कितने रुपए उसके पीछे भाग रहे हैं? 150 रुपये उसके पीछे भाग रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि एक चीज़ मुझे अब 1.5 रुपये की मिलेगी। नॉर्मल मैथ्स है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब इकॉनमी के अंदर 100 रुपये थे तो लोगों की खरीदने की ताकत 100 रुपये की थी। जब मैंने इस इकॉनमी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा पैसे डाल दिए तो लोगों के खरीदने की ताकत 50 रुपये से बढ़ गई, लेकिन सप्लाई अभी भी उतनी की उतनी है। मेरी खरीदने की ताकत बढ़ गई है, मेरी खरीदने की ताकत बढ़ी है तो मैं ज़्यादा चीज़ों की डिमांड करूँगा। मैं ज़्यादा चीज़ों की डिमांड करूँगा तो चीज़ों के जो दाम हैं वो इंक्रीज होने चालू कर देंगे। इस प्राइस राइज को, इस प्राइस के या दामों के बढ़ने को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। तो क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जब भी इकॉनमी के अंदर पैसा आएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, जब भी इकॉनमी से पैसा निकाला जाएगा तो मेरी चीज़ों को खरीदने की ताकत कम कर दी है, यहाँ पे चीज़ों को खरीदने की ताकत कम हुई है तो मैं कम डिमांड करूँगा, कम डिमांड करूँगा तो प्राइस रिड्यूस होंगे और इन्फ्लेशन रिड्यूस होगी। तो अगर किसी को भी किसी इकॉनमी से, किसी कंट्री से इन्फ्लेशन को कम करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उस इकॉनमी से पैसे की सप्लाई को रोक देना है या पैसे की सप्लाई को कम कर देना है। ये आपको याद रखना है। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आएगा? इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, इसी फंडा के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन पूछते हैं कि गवर्नमेंट ने आरबीआई से बोल के करेंसी प्रिंट करा दी, रुपए प्रिंट करा दिए, उसका इकॉनमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? गवर्नमेंट ने
पहले इकोनॉमी के अंदर 100 रुपए थे, गवर्नमेंट ने बोल के 10 रुपए और प्रिंट करा दिए, इकोनॉमी के अंदर अब 110 रुपए हो गए हैं। तो क्या हुआ, इकोनॉमी के अंदर मनी की सप्लाई इंक्रीज हो गई। मनी की सप्लाई इंक्रीज हुई तो लोगों के पास पैसा बढ़ा, लोगों के पास पैसा बढ़ा तो चीज़ों के दाम बढ़ने चालू हो गए, क्योंकि वो डिमांड ज़्यादा करेंगे। तो जब भी पैसा इंक्रीज हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि उससे इन्फ्लेशन इंक्रीज होने के चांस रहते हैं। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट ने किसी से बोरो कर लिया पैसा, गवर्नमेंट ने बोरो कर लिया, इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो गवर्नमेंट जब भी किसी से बोरो करती है तो वो अपनी तिजोरी के अंदर जमा करने के लिए बोरो नहीं करेगी, वो उस पैसे को खर्च करेगी। गवर्नमेंट जो भी खर्चा करती है वो लोगों की इनकम बनता है। उसने रोड बनवाई तो उस रोड पे उसने सीमेंट खरीदा होगा, तो सीमेंट की जो कंपनी है उसकी इनकम हो गई। उसने मजदूर लगाए होंगे, मजदूर की इनकम इंक्रीज हो गई। तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू लोगों की इनकम। तो लोगों की इनकम इंक्रीज हो रही है, गवर्नमेंट उधार लेके खर्चा कर रहा है, तो यानी कि लोगों के पास पैसा पहुंच रहा है, लोगों के पास पैसा बढ़ रहा है। तो क्या बढ़ाएंगे वो डिमांड इंक्रीज करेंगे। डिमांड इंक्रीज होगा तो प्राइस इंक्रीज होगा, प्राइस इंक्रीज होगा तो इसको हम क्या कह देते हैं कि कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन हो रही है। इस तरह के वो आपको ऐसे दे सकता है, क्वेश्चन में दे देगा कि जो फॉलोइंग एक्टिविटीज हैं, किन किन एक्टिविटीज से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है या कम हो सकता है। तो आपको ये देखना है कि मनी की सप्लाई का क्या हो रहा है। तो ये आपको एक चीज़ याद रखनी है। दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है इसके अंदर, वो आप ये याद रखेंगे कि कंट्री के अंदर ज़्यादातर जो लोग खर्चा कर रहे हैं उधार पे कर रहे हैं, जो बड़ा बड़ा खर्चा होता है। देखिए, सेविंग भी होती है, उधार भी होता है। तो जो उधार है, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेगा उधार लेके करेगा। आपको हनीमून पे घूमने जाना है मॉरिशियस, तो आप उधार लेके लोन लेके जा सकते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं आप। ठीक है, तो मनी के जो मोबिलाइजेशन है वो क्रेडिट के थ्रू बहुत ज़्यादा होती है। तो जब भी लोग क्रेडिट लेते हैं, उधार लेते हैं, क्रेडिट लिया है, तो इसका मतलब क्या है, जो पैसा बैंक के पास पड़ा था वो पैसा कहाँ पहुंच गया, अब बैंक की तिजोरी में जो पैसा था वो अब इकोनॉमी के अंदर पहुंच गया। इकोनॉमी में 100 रुपए थे, 10 रुपए आपने क्रेडिट पे ले लिए, इकोनॉमी में अब 110 रुपए हो गए। तो जब आप क्रेडिट की सप्लाई इंक्रीज करते हैं इकोनॉमी के अंदर, तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाती है, इन्फ्लेशन होती है। जब आप क्रेडिट की सप्लाई को रिड्यूस कर देते हैं, मान लीजिए कि उधार लेना बहुत ही महंगा पड़ गया है, तो पहले सुरेश हनीमून पे जाने के लिए बैंक से उधार ले रहा है। ठीक है, वो कह रहा है कि मैं गोवा में अच्छी खासी पार्टी करूंगा, तो उसने बैंक से उधार ले लिया। वो 50 रुपए उधार लेना चाहता है, बैंक 6% पे सुरेश को उधार देने को तैयार थी, लेकिन अचानक ही बैंक ने कहा कि मैं 6% पे नहीं 8% पे दूंगा। तो सुरेश अब इस उधार को शायद लेने से मना कर दे। वो कहे कि मैं 6% की ब्याज तो दे सकता था पर 8% की ब्याज नहीं दे पाऊंगा, इसलिए अब मुझे उधार नहीं चाहिए, मैं अपना हनीमून गोवा में मनाने की बजाय यहीं पे कहीं पे मना लूंगा, अपने घर के आसपास मना लूंगा, ओयो पे बुक करके मना लूंगा, या फिर मेरे को बड़ी गाड़ी लेनी थी मैं छोटी गाड़ी ले लूंगा। तो यानी कि जब भी क्रेडिट की सप्लाई को हम रिड्यूस कर देते हैं, क्रेडिट की सप्लाई रिड्यूस कर देते हैं तो फिर इन्फ्लेशन रिड्यूस हो जाती है। बहुत ही लॉजिकल है। तो अब हम देखते हैं कि आरबीआई कैसे इन कामों को करती है। उससे पहले हम देखते हैं कि आरबीआई के अंदर क्या क्या टूल्स होते हैं आरबीआई के पास। देखिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की हमने बात की कि जो बैंक्स हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को अपने पास रखना चाहते हैं क्योंकि वो सेफ इन्वेस्टमेंट होती है। अब आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है जिसके अंदर हमने क्रेडिट क्रिएशन के बारे में बात की थी कि क्रेडिट कैसे क्रिएट होता है, उसको एक बार आप दोबारा से देखें। उसके अंदर हमने एक चीज़ के बारे में बात की थी कि ओवर लैंडिंग ना हो जाए, ओवर लैंडिंग ना हो जाए, इसलिए आरबीआई बैंक से कहती है, आरबीआई बैंक से कहती है कि तेरे पास जितना भी डिपॉजिट आ रहा है, दो तरह का डिपॉजिट आएगा, या तो टाइम डिपॉजिट आएगा या फिर डिमांड डिपॉजिट आएगा। इन दोनों को जोड़ के हम क्या कह देते हैं, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। आई होप आपको याद होगा पिछली क्लास का। तो वो आरबीआई कमर्शियल बैंक से कह रही है कि तेरे पास टाइम डिपॉजिट आ रहा है, डिमांड डिपॉजिट आ रहा है। मान लीजिए ये 50 आया, ये 50 आया, तो टोटल एनडीटीएल कितना हो गया, 100 रुपये। तो आरबीआई कह देती है कि हम नहीं चाहते कि तू ओवर लैंडिंग करे, तो इसलिए एक काम कर, इस 100 रुपये का कुछ हिस्सा तुम मेरे पास जमा करा दे, कुछ हिस्सा तुम मेरे पास जमा करा दे। इस हिस्से को कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो।
ये जो कैश रिजर्व रेशियो होती है, आरबीआई कमर्शियल बैंक से कहता है कि मेरे पास जमा करा कैश की फॉर्म में, यानी कि अपने बैंक में से जो भी कैश है, हार्ड कैश, उसको निकाल के आरबीआई के अकाउंट में जमा करा दे और ये पैसा मेरे पास रहेगा। मैं इस पैसे को इसलिए रख रहा हूँ ताकि जो बैंक्स हैं वो ओवर लेंडिंग ना करें। ये मैकेनिज्म हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, आप एक बार उसको दोबारा से देखें। ठीक है, तो इसको कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है। तो मान लीजिए ये कैश रिजर्व रेशियो है 4% की, 4% की कैश रिजर्व रेशियो है, तो इस बैंक के पास उधार देने के लिए कितने रुपए बचे? 96 बचे, क्योंकि 4 रुपए वो आरबीआई के पास जमा करेगा। अब मान लीजिए इकॉनमी के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, आरबीआई चाहती है कि इकॉनमी के अंदर जो क्रेडिट की सप्लाई है वो रिड्यूस हो ताकि इन्फ्लेशन नीचे आए। मैंने आपको क्या बताया कि क्रेडिट सप्लाई रिड्यूस होगी तो इन्फ्लेशन रिड्यूस होता है, इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आरबीआई चाहती है क्रेडिट सप्लाई रिड्यूस हो, तो वो क्या करेगी? वो कहेगी कि तू मेरे पास 4 रुपए जमा करा रहा था ना, अब से 6 रुपए जमा कराने चालू कर दे। तो अब वो कितने रुपए कैश जमा करा देगा आरबीआई के पास? 6 रुपए जमा करा देगा। तो अब बैंक कितना उधार दे सकता है इस 100 रुपए में से? सिर्फ 94 रुपए उधार दे सकता है। तो ये जो क्रेडिट की सप्लाई है 2 रुपए से कम हो गई, तो इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा सा नीचे आने का चांस है। तो इसको तो सीआरआर कहते हैं। एक दूसरी चीज होती है, उसमें आरबीआई क्या कहती है कि हमने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट देखा था कि वो लैंड कैसे कर रहा है। ठीक है, तो ये बैंक है, बैंक के पास कुछ टाइम डिपॉजिट गया है, कुछ डिमांड डिपॉजिट गया है, और बैंक को ये पता है कि सारे के सारे लोग एक ही टाइम पे मुझसे पैसा वापस मांगने नहीं आएंगे। लेकिन एक सिचुएशन हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जब ढेर सारे लोग उसके पास पैसा मांगने के लिए आ गए, उसका पैसा वापस मांगने के लिए आ गए कि मुझे अपना डिपॉजिट वापस चाहिए, क्योंकि लायबिलिटी है, उसको वापस करना पड़ेगा। लेकिन बैंक ने अपना सारा का सारा पैसा जो है वो उधार पे दे रखा था, तो बैंक उनको पैसा वापस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ऐसे टाइम में इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए आरबीआई ने क्या कहा है कि सारे के सारे जो कमर्शियल बैंक हैं वो अपने एनडीटीएल का, डिमांड डिपॉजिट का और टाइम डिपॉजिट का, यानी कि डिमांड लायबिलिटी और टाइम लायबिलिटी का कुछ परसेंटेज अपने पास ही जमा रखेगा। इस पैसे को भी तुम लैंड नहीं कर सकते हो, इस पैसे को तुम उधार पे नहीं दे सकते हो। इस चीज को कहा जाता है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, क्या याद करना है कि ये परसेंटेज है एनडीटीएल की जो बैंक अपने ही पास जमा करके रखता है। देखिए सीआरआर के अंदर वो कैश की फॉर्म में कैश को आरबीआई के पास जमा कर रहा है, यहाँ पे वो किसको जमा करेगा? यहाँ पे वो जमा करेगा कैश को, गोल्ड को, या फिर गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज को। गवर्नमेंट ने कुछ सिक्योरिटीज को अप्रूव कर रखा है, उन सिक्योरिटीज को बैंक अपने पास रखेगा। यानी कि मान लीजिए उसके पास एनडीटीएल आ रहा है 100 रुपए, और आरबीआई ने कहा है कि 20% एसएलआर तुम्हें हमेशा मेंटेन रखना है। हमेशा मतलब हमेशा मेंटेन रखना है। ठीक है, तो 100 रुपए आ रहे हैं, तो 20 रुपए उसको हमेशा जमा करके रखने हैं, या तो वो कैश की फॉर्म में रख ले, या गोल्ड की फॉर्म में, या फिर गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटी की फॉर्म में रख ले। अगर ये जो 20 रुपए हैं, 20 रुपए ये कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक में 100 रुपए आए, 20 रुपए उसने अपने जमा करके रख लिए, ये 20 रुपए उसने कैश की फॉर्म में रखे हैं, कैश रख लिया, तो क्या ये कैश कभी इंक्रीज होगा? ये कैश इंक्रीज नहीं होगा। बैंक का ही पैसा बैंक ने अपने ही पास रखा हुआ है, तो ये 20 रुपए पे उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, इसके ऊपर उसकी कोई कमाई नहीं हो रही, ये पैसा बस उसके पास पड़ा हुआ है। अगर वो इस 20 रुपए को गोल्ड की फॉर्म में रखे तो हो सकता है कल को गोल्ड के प्राइस इंक्रीज हो जाएं और 20 रुपए से 21 रुपए हो जाएं। लेकिन यहाँ पे एक रिस्क है कि हो सकता है कि गोल्ड के प्राइस रिड्यूस हो जाएं और 20 रुपए से 18 रुपए ही रह जाएं, तो गोल्ड जो है वो रिस्की रहता है। तो बैंक क्या कोशिश करती है? बैंक कोशिश करती है कि मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्ट कर देता हूँ। गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो एकदम सेफ होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एकदम सेफ है, और इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे मुझे कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा, जो अभी हमने ऊपर देखा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहेगा, और जितने साल की सिक्योरिटी है उतने साल के बाद मेरे को मेरा पैसा भी मिल जाएगा। तो जो बैंक्स हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्ट करके रखते हैं, ज़्यादातर रखने की कोशिश करते हैं। वैसे वो तीनों ही फॉर्म में रख सकते हैं, पर कोशिश होती है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रखें ताकि उसकी कमाई हो जाए। तो ये एसएलआर की यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें आपको बता दी। एक सीआरआर के अंदर आप याद रखिए कि वो कैश जो है वो आरबीआई के पास जमा करा रहा है। तो अब आप पूछ सकते हैं कि अगर अगर अंकित
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर पैसा जमा कराता है तो स्टेट बैंक उसको कुछ इंटरेस्ट देता है, 2%, 3%, 4% कुछ इंटरेस्ट देगा, तो अंकित का पैसा थोड़ा सा इंक्रीज होता है। ऐसे ही अगर कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अपना पैसा जमा करा रहा है कैश रिजर्व रेशियो के अंदर, तो क्या उस पे रिजर्व बैंक इन कमर्शियल बैंक को कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है? तो उसका जवाब है नहीं। इसके ऊपर आरबीआई कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देती। ये लीगली मैंडेटेड पैसा है जिस पे कमर्शियल बैंक्स कोई भी कमाई नहीं कर पाते, ये आरबीआई के पास पड़ा रहता है। तो इसीलिए आप न्यूज़ में देखेंगे हर 2-3 साल के बाद न्यूज़ आती है कि कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से बोलते हैं कि सीआरआर जो है, सीआरआर की जो रिक्वायरमेंट है इसको रिड्यूस कर दो, ये पैसा हम लोन नहीं दे पा रहे हैं, ये पैसा हमारे लिए वेस्ट हो रहा है, तो इसको रिड्यूस कर दो। कमर्शियल बैंक रिक्वेस्ट करते हैं कि एसएलआर की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी रिड्यूस कर दो। तो अब देखिए इन सीआरआर और एसएलआर की वजह से क्या हो रहा है। ये कमर्शियल बैंक है, इसके पास कुछ टाइम लायबिलिटीज आ रही हैं, कुछ डिमांड लायबिलिटीज आ रही हैं। 100 रुपये मान लेते हैं। तो इस 100 रुपये में से मान लीजिए आरबीआई ने आज की डेट में सीआरआर रख रखा है, मान लेते हैं 4% पे, और एसएलआर फिक्स कर रखा है 20% पे। तो उसके पास 100 रुपये हुए हैं कमर्शियल बैंक के पास, तो 4 रुपये तो वो आरबीआई के पास जमा करा देगा। 4 रुपये तो पहुंच गए आरबीआई के पास। फिर इसी 100 रुपये का 20% यानी कि 20 रुपये वो अपने पास जमा कर लेगा कैश, गोल्ड या गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के अंदर। ठीक है, अपने पास रख लेगा। तो इस बैंक के पास उधार देने के लिए कितने रुपए बच गए? 100 माइनस में सीआरआर माइनस में एसएलआर। तो ये जो बैंक है ये सिर्फ 96 रुपये उधार दे सकता है। अब मान लीजिए इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है और आरबीआई चाहती है कि इकॉनमी में इन्फ्लेशन कंट्रोल हो। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करेगी? क्रेडिट की सप्लाई को रिड्यूस करने की कोशिश करेगी। क्रेडिट की सप्लाई को रिड्यूस करने के लिए वो क्या कर सकती है? वो सीआरआर को इंक्रीज कर दे, 4 से 5% कर दे। तो वो कितने रुपए दे सकती है अब? ओ सॉरी, ये जो कैलकुलेशन है मैंने यहाँ पे गलती से 96 लिख दिया, ये 76 होगा। ठीक है, क्योंकि 20 रुपये एसएलआर के भी थे। ठीक है, तो क्रेडिट की सप्लाई को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट क्या कह सकती है कि मैं सीआरआर को इंक्रीज करके 4 से 5% कर देती हूँ आज से। तो आज से तुम्हें 5 रुपये मेरे पास जमा कराने हैं। तो अब कितनी क्रेडिट सप्लाई हो सकती है? 100 माइनस 5 माइनस में 20 रुपये एसएलआर के, तो 75 रुपये सप्लाई होगी। दूसरा केस क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट कह दे कि सीआरआर तो 4% ही रहेगा, एसएलआर मैंने 30% कर दिया है, तो अब कितना हो जाएगा? अब हो जाएगा 100 माइनस 4 माइनस में 30 यानी कि 66 रुपये। 66 रुपये उधार दिया जा सकता है। या फिर आरबीआई कह दे कि मैं इसको भी इंक्रीज कर रही हूँ, मैं इसको भी इंक्रीज कर रही हूँ, तो कितना हो गया? 100 माइनस 5 माइनस में 30 रुपये यानी कि 65 रुपये। तो इससे क्रेडिट की सप्लाई रिड्यूस हो रही है। क्रेडिट की सप्लाई रिड्यूस होगी तो इन्फ्लेशन रिड्यूस होगा। तो ये आपने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया सीआरआर एसएलआर का। अभी इसी के अंदर मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि ये कमर्शियल बैंक है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कमर्शियल बैंक, मान लीजिए सीआरआर और एसएलआर रिक्वायरमेंट हटाने के बाद सीआरआर चला गया, एसएलआर उसने अपने पास जमा कर रखा है। एसएलआर के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, कुछ कैश है, कुछ गोल्ड है। अब ये 76 रुपये बैंक उधार दे सकती है। इस 76 का वो कुछ तो दे देगी लोन पे, कुछ वो चाहेगी कि हो सकता है लोन के अंदर कुछ डिफॉल्ट्स हो जाएं, तो मेरे को अपनी सेफ्टी के लिए कुछ सेफ जगह पे भी इन्वेस्टमेंट करके रखनी होगी। तो वो सेफ इन्वेस्टमेंट बैंक क्या मानती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं? सेफेस्ट होती हैं। इसके ऊपर 6% ब्याज मिलती ही रहेगी, और जितने साल की गवर्नमेंट सिक्योरिटी उतने साल के बाद पैसा भी वापस मिल जाएगा। ठीक है, और क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा सेफ है, इसको कोई भी खरीद लेता है। तो कल को अगर इसको पैसों की ज़रूरत पड़ी तो ये सीधा आरबीआई के पास जाएगा और कहेगा कि मेरे से ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद ले। आरबीआई कहेगा ठीक है खरीद लेता हूँ। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर वो पैसे को जमा करके रखता है। तो अब कमर्शियल बैंक कैसा दिखाई देता है? कमर्शियल बैंक कैसा दिखाई देता है? कमर्शियल बैंक ने कुछ पैसा दे दिया सीआरआर की फॉर्म में, आरबीआई के पास कैश की फॉर्म में जमा कर दिया, जिसपे इसकी कोई इनकम नहीं हो रही। कुछ पैसा उसने अपने पास एसएलआर की फॉर्म में रखा हुआ है। ठीक है, एसएलआर की फॉर्म में रखा है, जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कैश और गोल्ड की फॉर्म में होता है। कुछ पैसा उसने उधार दे दिया, कुछ पैसा उसने उधार दे दिया,
कुछ पैसे से उसने गवर्नमेंट की एक्स्ट्रा सिक्योरिटीज खरीद ली। ये वाली जो सिक्योरिटीज हैं ये एसएलआर की सिक्योरिटीज हैं, ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी यहाँ पे है ये एसएलआर की हैं। कुछ उसने एक्स्ट्रा खरीद रखी है, मैं उसको अभी एक्स मान के चलता हूँ। ठीक है, कुछ सिक्योरिटीज वो हमेशा वो रखता है अपनी सेफ्टी के लिए कि यहाँ से मुझे सेफ रिटर्न मिलता रहे। तो अब अगर एक सिचुएशन आई है, सिचुएशन क्या आई है कि बैंक को, कमर्शियल बैंक को पैसे उधार लेने की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो आरबीआई के पास जाएगा और आरबीआई से उधार लेगा। मान लीजिए 100 रुपये उसने उधार लेने की बात की, तो आरबीआई कहेगा तू 100 रुपये ले ले, पर तू मुझे कुछ पेमेंट करेगा। वो पेमेंट होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं 6%। आरबीआई ने कहा तू मुझसे 100 रुपये उधार ले ले, पर तू मुझे 6% इंटरेस्ट देता रहेगा। बदले में कोई ना कोई चीज़ तुझे मेरे पास गिरवी रखनी पड़ेगी। जैसे सुरेश अगर लोन लेने जाएगा तो सुरेश अपने घर के कागजात गिरवी रखता है, तो इस केस में आरबीआई क्या कहता है कि कोई ना कोई चीज़ तू मेरे पास गिरवी रख। तो ये जो कमर्शियल बैंक है ये क्या कहता है, गिरवी क्या रखना, मेरे पास ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी पड़ी है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी एज कोलेट्रल मैंने आरबीआई तुझे दे दी, जब मैं इस 100 रुपये को चुकाऊंगा तब ये कोलेट्रल मेरे पास वापस आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये लोन का प्रोसेस होता है। अब यहां पे हम देखेंगे एक नई चीज, रेपो रेट। रेपो रेट के अंदर कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है शॉर्ट टर्म के लिए, बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए ये लोन होता है, 14 दिन, 28 दिन, 96 डेज, इस तरह से ये लोन लिए जाते हैं। इसके अंदर जो मैकेनिज्म होता है उसके अंदर क्या होता है, जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेगा तो वो कहेगा कि 100 रुपये मैंने लोन लिए हैं, बदले में मैं 6% की ब्याज तुझे पे करता रहूँगा, और मैंने 100 रुपये की गवर्नमेंट सिक्योरिटी एज कोलेट्रल आरबीआई तेरे पास रख दी है। मैं तुझसे आज ही एक एग्रीमेंट करना चाहता हूँ। रेपो रेट के केस में क्या होगा, वो कहेगा कि मैं आज ही तुझसे एग्रीमेंट करना चाहता हूँ, और ये एग्रीमेंट क्या कहेगा, एग्रीमेंट कहेगा कि 14 दिन, 28 दिन या 96 डेज या जो भी टाइम वो तय करेंगे आपस में, उस टाइम में, मतलब मान लीजिए हम 14 दिन का मान लेते हैं, तो कमर्शियल बैंक कहेगा कि मैंने 14 दिन के लिए आरबीआई तुझसे लोन लिया है, बदले में मैंने अपनी सिक्योरिटी तेरे पास एज कोलेट्रल रखी है। 14 दिन के बाद मैं तुझसे एग्रीमेंट कर रहा हूँ कि 14 दिन के बाद मैं इन सिक्योरिटीज़ को जो मैंने तेरे पास एज कोलेट्रल रखी है, मैं इनको रीपरचेज कर लूँगा, मैं तुझसे दोबारा से खरीद लूँगा। तूने मुझे 100 रुपये दिए थे, बदले में मैंने तुझे गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखी है, मैं तुझे 6% की ब्याज तो देता रहूँगा, पर 14 दिन के बाद मैं आऊँगा और मैं अपनी इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी को तुझसे वापस खरीद लूँगा। यानी कि वो इन शॉर्ट से क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मैं तुझे, जो मैंने तुझसे 100 रुपये उधार लिए थे, मैं तुझे वो 100 रुपये वापस कर दूंगा और अपनी सिक्योरिटी को लेके चला जाऊंगा घर पे। ठीक है, जो भी उतने दिन का ब्याज बनेगा उतने दिन का ब्याज मैं तुझे दे दूंगा। तो आरबीआई कहेगी यार तू तो बहुत अच्छा इंसान है, मेरे साथ तू एग्रीमेंट कर रहा है, यानी कि तू डिफॉल्ट नहीं करेगा, तू मुझसे शॉर्ट टर्म के लिए ले रहा है, तू मुझसे शॉर्ट टर्म के लिए ले रहा है और मुझसे एग्रीमेंट कर रहा है कि कुछ दिनों के बाद तू इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी को मुझसे वापस खरीद लेगा, रीपरचेज कर लेगा। तो एक काम कर, मैं तुझे थोड़े कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, थोड़े कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे देता हूँ। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को कहते हैं रेपो रेट। ठीक है, ये तरीका होता है जिससे रेपो रेट हम निकालते हैं। अगर आपको एक डेफिनेशन दे दी जाए सिंपल, यूपीएससी ये डेफिनेशन भी पूछ चुकी है जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ, कि रेपो रेट का मतलब होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पे कमर्शियल बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए उधार लेता है, उसे रेपो रेट कहते हैं। ये डेफिनेशन यूपीएससी पूछ चुकी है। दूसरी डेफिनेशन भी यूपीएससी पूछ चुकी है। दूसरी डेफिनेशन क्या है, दूसरी डेफिनेशन है कि मतलब जिसके अंदर उन्होंने कॉम्प्लिकेट करके पूछा था, उसके अंदर ये था कि रेपो रेट के अंदर एक रीपरचेज एग्रीमेंट होता है। रेपो रेट के अंदर जो कमर्शियल बैंक है वो एग्रीमेंट करती है आरबीआई के साथ, और एग्रीमेंट कहता है कि हम कुछ दिनों के बाद ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं इसको रीपरचेज कर लेंगे, तो वो भी रेपो रेट की डेफिनेशन का ही हिस्सा बनता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, दोनों मैंने आपको बता दी हैं इसके अंदर। अब मान लीजिए वो एग्रीमेंट नहीं करता, यहाँ पे तो एग्रीमेंट हो रहा है, तो उसको रेपो रेट पे आरबीआई ने दे दिया। अब वो कहता है कि मैं एग्रीमेंट नहीं कर रहा, कमर्शियल बैंक गया, मैं एग्रीमेंट नहीं कर रहा, मुझे लॉन्ग टर्म के लिए लोन चाहिए,
लॉन्ग टर्म के लिए लोन चाहिए, तू गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख ले, लॉन्ग टर्म का लोन है, 10 सालों के बाद मैं आऊँगा लोन चुका दूंगा, तो तब मेरी गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस कर दियो। यहाँ पे पर वो एग्रीमेंट नहीं कर रहा, यहाँ पे कोई भी रीपर्चेज का वादा नहीं है उसकी तरफ से, कमर्शियल बैंक की तरफ से। तो आरबीआई कहेगी एक तो तू लॉन्ग टर्म के लिए ले रहा है, हो सकता है तूने 10 सालों के लिए लोन ले लिया, लेकिन 5वें 6ठे 7वें साल के अंदर तू बैंकरप्ट हो गया और ये तेरी पूरी की पूरी बैंक ही डूब गई, अब तेरी बैंक ही एग्जिस्ट नहीं कर रही 10 साल के बाद, तो मेरा पैसा वापस नहीं आएगा। तो इतने लंबे समय के लिए मैं अगर तुझे लोन दूंगा जिसमें तूने मुझसे कोई एग्रीमेंट भी नहीं की है कि तू खरीदेगा ही खरीदेगा, तो मैं तुझे थोड़े से हायर हायर इंटरेस्ट रेट पे लोन दूंगा। और इस इंटरेस्ट रेट को मैं क्या कहूंगा, इस इंटरेस्ट रेट को मैं कहूंगा बैंक रेट। तो बैंक रेट की डेफिनेशन क्या हो गई, बैंक रेट की डेफिनेशन हो गई वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आरबीआई चार्ज करती है कमर्शियल बैंक से जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से उधार लेता है लॉन्ग टर्म के लिए। रेपो रेट क्या होती है, रेपो रेट होती है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आरबीआई चार्ज करती है कमर्शियल बैंक से उस लोन के लिए जो कमर्शियल बैंक ले रहा है शॉर्ट टर्म के लिए। दूसरा डिफरेंस क्या हो गया बैंक रेट और रेपो रेट के अंदर, कि रेपो रेट के अंदर एक रीपर्चेज ऑप्शन होता है, रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है कि इस ड्यूरेशन के बाद जितने का भी वो लोन ले रहा है उस ड्यूरेशन के बाद वो अपनी सिक्योरिटीज को रीपर्चेज कर लेगा। लेकिन बैंक रेट के अंदर ऐसा कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता। तो अब देखिए यहाँ पे मैं एक बार ये अपने पिछले जो 5-10 मिनट पहले आपको समझाया था कि बैंक ने कुछ तो पैसा सीआरआर में दे दिया, कुछ पैसा उसने एसएलआर की फॉर्म में अपने पास रख लिया, एसएलआर के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसके पास ऑलरेडी होगी। फिर कुछ पैसा उसने अपना सेफ इन्वेस्टमेंट की है, वो सेफ इन्वेस्टमेंट की है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। तो जब आरबीआई सॉरी जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से उधार लेता है, चाहे लॉन्ग टर्म के लिए ले चाहे शॉर्ट टर्म के लिए ले, जब भी वो उधार लेके इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आरबीआई के पास रखता है तो वो इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आरबीआई के पास रखेगा। एसएलआर वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आरबीआई के पास उधार नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता, क्योंकि ये फॉरबिडन है, आरबीआई ने मना किया हुआ है कि तुम एसएलआर से, एसएलआर की जो रिक्वायरमेंट है 20% की, तुम इस 20% की रिक्वायरमेंट को रिड्यूस नहीं कर सकते। तो जब भी उसको उधार लेना होगा तो ये एक्स्ट्रा गवर्नमेंट सिक्योरिटी से ही उधार लेगा जो कमर्शियल बैंक है वो। लेकिन कमर्शियल बैंक के साथ एक इशू ये हो जाता है कि हो सकता है कि कोई एक दिन ऐसा आया, कोई एक रात ऐसी आई जब उसको रात रात के लिए उधार लेना है, ठीक है। तो ये जो कमर्शियल बैंक था इसने सीआरआर दे रखा है आरबीआई के पास कैश की फॉर्म में, इसने एसएलआर अपने पास मेंटेन कर रखा है किस फॉर्म में, गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज गोल्ड और कैश की फॉर्म में, इसने कुछ एक्स्ट्रा गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज रखी हुई हैं और बाकी इसने लोन दे रखा है, ठीक है। ये उसका एक तरह से वो पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है यूसेज। लेकिन एक रात ऐसी आई, उस रात में क्या हुआ कि इस कमर्शियल बैंक को पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो ये गया आरबीआई के पास और आरबीआई से उधार मांगने लगा। तो आरबीआई कहेगा कि तेरे पास जो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी पड़ी थी वो दे दे और मेरे से उधार ले जा। पर कमर्शियल बैंक कह रहा है लेकिन वो जो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी थी मैं उससे ऑलरेडी उधार ले चुका हूँ, मैं परसों ही उसका उधार लिया, मेरे पास कोई भी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी नहीं है। तो आरबीआई कहेगा कि सॉरी, फिर हम तुझे उधार नहीं दे सकते क्योंकि तू एसएलआर रिक्वायरमेंट को रिड्यूस नहीं कर सकता, तेरे को एसएलआर तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो कमर्शियल बैंक कहेगा कि प्लीज़ मुझे आज बहुत ज़रूरत है, बस आज रात के लिए ज़रूरत है तो मुझे दे दो। तो आरबीआई कहेगा चल ठीक है, तो तू अपने एसएलआर वाले डब्बे के अंदर जो तूने गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखी हुई है उसमें से तू कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले आ और मुझसे उधार ले ले, पर मैं तेरे ऊपर 2 कंडीशन लगाऊंगा। पहली कंडीशन क्या है कि तू जो मुझसे उधार ले रहा है मैं उसके ऊपर पेनल्टी लगाऊंगा। पेनल्टी क्या है, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। यानी कि अगर अगर तू इन सिक्योरिटी से शॉर्ट टर्म लोन लेता तो मैं तुझे रेपो रेट पे दे देता, यानी 6% मान लीजिए। लेकिन अब तू एसएलआर वाली सिक्योरिटी बेच रहा है जिसकी परमिशन नहीं है बेचने की, पर आज एक एक रात के लिए बेचने के लिए मैं परमिशन दे रहा हूँ, तो मैं तुझे पेनल्टी लगाऊंगा और मैं तुझसे कितने रुपए लूंगा, 6% से ज़्यादा लूंगा। कितने ज़्यादा लूंगा, 0.25 ज़्यादा लूंगा। तो तुझे कितने रुपए इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 6.25% इंटरेस्ट तुझे देना पड़ेगा, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये है कि 0.25% की तेरे ऊपर पेनल्टी लगा रहा हूं मैं। दूसरी
दूसरी रिस्ट्रिक्शन क्या है कि तू मुंह मांगे दाम मुझसे उधार नहीं ले सकता, मुंह मांगे पैसे उधार नहीं ले सकता। तो कितने पैसे उधार लेगा? तू मुझे ये बता कि तेरे पास एनडीटीएल कितना आया था, एनडीटीएल कितना आया था, जितना भी तेरे पास एनडीटीएल है उस एनडीटीएल का सिर्फ 2% उधार दूंगा। यानी एनडीटीएल अगर 100 रुपये था तो सिर्फ 2 रुपये उधार मिलेंगे, ठीक है। तो 2% ऑफ एनडीटीएल उधार दिया जाएगा। तो ये जो फिनोमिना होता है, इस पूरे फिनोमिना को कहा जाता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंदर कमर्शियल बैंक ओवरनाइट के लिए उधार लेते हैं आरबीआई से एक पीनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जो कि 25% ज़्यादा है रेपो रेट से। और कितना मैक्सिमम अमाउंट वो उधार ले सकते हैं? 2% ऑफ देयर एनडीटीएल वो उधार ले सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ रात रात के लिए किया जाता है, इसको क्या कहते हैं? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो अभी तक हमने 3 चीज़ें देखी हैं। पहली हमने देखी है सीआरआर क्या होता है, दूसरी हमने देखी है एसएलआर क्या होता है, तीसरी हमने देखी है एमएसएफ क्या होता है। अब हम देखते हैं रेपो रेट। अच्छा, रेपो रेट भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। रेपो रेट और बैंक रेट भी हम देख चुके हैं, रेपो रेट और बैंक रेट हम देख चुके हैं। देखिए बैंक रेट में एक बार रिवाइज करा देता हूं। बैंक रेट के अंदर जो कमर्शियल बैंक हैं वो आरबीआई से उधार ले रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, इसके अंदर कोई भी रीपर्चेज एग्रीमेंट नहीं होता है। आप एक काम कीजिएगा, एक पेज पे ऐसे लिख लीजिए बैंक रेट, यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आप लॉन्ग टर्म लोन लिख लें, नो रीपर्चेज एग्रीमेंट, ठीक है। बैंक रेट आजकल यूज नहीं होता है ज़्यादा, ठीक है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि आरबीआई चार्ज करती है कमर्शियल बैंक से लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए। फिर इसी के नीचे लिख लीजिए रेपो। रेपो में आपको क्या लिखना है? वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आरबीआई चार्ज करती है कमर्शियल बैंक से शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए, इसके अंदर रीपर्चेज एग्रीमेंट होता है। फिर आप लिख लेंगे सीआरआर। सीआरआर कैश की फॉर्म में होता है, कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के पास जमा कराते हैं कैश की फॉर्म में। क्या इसके ऊपर आरबीआई कुछ इंटरेस्ट पे करती है? कुछ इंटरेस्ट पे करती है? तो ऐसे बना के काटा मार लीजिए बड़ा बड़ा कि कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, कोई कमाई नहीं हो रही इससे। फिर लिख लीजिए एसएलआर। एसएलआर कहाँ पे जमा करके रखना है? कमर्शियल बैंक को अपने ही अंदर जमा करके रखना है, ठीक है। और कौन डिसाइड करता है सीआरआर और एसएलआर को? इनफैक्ट इन सारी चीज़ों को डिसाइड करती है आरबीआई। और ये जो एसएलआर होगा ये किस फॉर्म में हो सकता है? कैश, गोल्ड या फिर गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज की फॉर्म में होगा। तो मैंने आपको ये पूरा का पूरा लैंडिंग का प्रोसेस जो होता है बैंक का वो समझा दिया। अब एक प्रोसेस में जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो है रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो में क्या होता है? जो रेपो में हो रहा है, रेपो में क्या हो रहा है? रेपो रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कमर्शियल बैंक उधार ले रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। रेपो रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिस पे कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उधार ले रहे हैं। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट वो रेपो रेट है जिस पे आरबीआई उधार ले रही है, आरबीआई उधार ले रही है कमर्शियल बैंक से, ठीक है। कमर्शियल बैंक से आरबीआई भी उधार ले सकती है। जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई उधार लेगी कमर्शियल बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए, उसको कह दिया जाएगा रिवर्स रेपो रेट। तो ये हमने सारे फिनोमिना देख लिए। अब हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन पे क्या क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। यहां तक आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अभी एक ओपन मार्केट ऑपरेशन और करना है हमें, पर उससे पहले मैं इन्फ्लेशन बताना चाह रहा हूं आपको कि इन्फ्लेशन वाली चीज़ों को कैसे इन सब चीज़ों को यूज़ करके आरबीआई कंट्रोल करती है। तो देखिए आप इमेजिन करिए कि एक आदमी है, या फिर ऐसे इमेजिन करिए कि ये कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल बैंक जब भी किसी आम आदमी को, आपको, मुझे, सुरेश को, अमित को, हिमेश को, जब भी किसी भी आदमी को लोन लेना होता है तो वो कमर्शियल बैंक के पास जाता है और लोन ले लेता है। बदले में वो कमर्शियल बैंक को रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करता है, X% पे करता है। कमर्शियल बैंक को जब लोन लेना होता है तो वो आरबीआई के पास जाती है। बदले में कमर्शियल बैंक आरबीआई को रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करता है, ठीक है। लोन हम देख चुके हैं रेपो रेट पे ये जो इंटरेस्ट रेट है ये बैंक रेट हो सकता है, रेपो रेट हो सकता है, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक आरबीआई से बोरो कर रही है और आरबीआई को इंटरेस्ट पे कर रही है। हम
आम आदमी जो है वो कमर्शियल बैंक से बोरो कर रहा है और कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो कमर्शियल बैंक क्या चाहती है? कमर्शियल बैंक चाहती है कि उसको भी प्रॉफिट होता रहे, तभी वो कमर्शियल बैंक कहलाई जा रही है। तो कमर्शियल बैंक प्रॉफिट चाहती है। हम मान लेते हैं कमर्शियल बैंक का इकलौता खर्चा है जो वो इंटरेस्ट पे कर रहा है आरबीआई के ऊपर, आरबीआई को जो वो इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो मान लीजिए आरबीआई अभी उससे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है 6%। तो जो कमर्शियल बैंक है उसका खर्चा कितना हो गया? 6 रुपए का खर्चा हो गया। आरबीआई चाहता है कि मेरे जो एसेट होंगे मैं उस एसेट से इतनी कमाई कर लूं कि ये 6 रुपया निकलता रहे प्लस में कुछ प्रॉफिट मिलता रहे। तो कमर्शियल बैंक का एसेट क्या होता है? कमर्शियल बैंक के जितने भी लोन्स होते हैं वो उसके एसेट होते हैं। तो ये जो आदमी है जिसने 100 रुपए का लोन लिया, तो ये कमर्शियल बैंक के लिए एसेट है क्योंकि ये उसकी कमाई करवा के देगा। तो कमर्शियल बैंक क्या चाहेगा कि मेरे ये 6 रुपए इस लोन से निकलते रहें प्लस में कुछ प्रॉफिट हो जाए। तो वो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रखेगा? 6% तो रखेगा ही रखेगा, प्लस में कुछ एक्स्ट्रा भी रखेगा, प्लस में वो कुछ एक्स्ट्रा भी रखेगा। ये उसका प्रॉफिट हो गया। ठीक है। तो अब अगर कमर्शियल बैंक को पीछे से जो उधार मिल रहा है वो महंगा हो जाए, तो वो जो आगे उधार दे रहा है वो भी महंगा हो जाएगा। यानी कि आरबीआई अगर कह दे कि मैं रेपो रेट को 8% कर रहा हूँ, तो कमर्शियल बैंक को कितना रुपए पे करने हैं? आरबीआई को 8 रुपए पे करने हैं। तो वो क्या चाहेगा कि मेरे जो एसेट हैं वो मुझे इतनी कमाई तो करा दें कि मुझे 8 रुपए मिल जाए प्लस में प्रॉफिट मिल जाए। तो अब अगर ये आदमी कमर्शियल बैंक के पास उधार लेने जाएगा तो उसको कितने रुपए में मिलेगा उधार? 8 प्लस में कुछ प्रॉफिट। अगर आरबीआई रेपो रेट को और इंक्रीज करके 11% कर दे तो कमर्शियल बैंक भी अपने लोन को और महंगा करता जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर रेपो रेट इंक्रीज हो रही है, रेपो रेट इंक्रीज हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि जो कमर्शियल बैंक है वो भी अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। अगर कमर्शियल बैंक अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज करेगा तो हो सकता है ये आदमी कहे कि 6% तक तो मैं उधार ले सकता था पर 8% पे मैं उधार नहीं लूंगा, तो ये क्रेडिट ही ना ले, ये क्रेडिट ही ना ले। ऐसे ही दूसरा आदमी था, वो ये कह दे कि मैं 8% पे तो ले सकता था, 11 पे नहीं लूंगा, तो वो भी क्रेडिट ना ले। तो क्या हो रहा है? जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होता है तो इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट की सप्लाई रिड्यूस हो जाती है, क्रेडिट की सप्लाई रिड्यूस हो जाती है। जब भी क्रेडिट की सप्लाई रिड्यूस होती है तो लोग जो है खर्चा कम करते हैं। जब वो खर्चा कम करेंगे तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो चीज़ों के जो प्राइसेस हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। जब चीज़ों के प्राइसेस रिड्यूस होने चालू हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन कम हो रही है। तो अब ये बताइए कि आरबीआई रेपो रेट को कब बढ़ाएगी? जब भी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन होगी तो आरबीआई अपने रेपो रेट को इंक्रीज करने की कोशिश करेगी। जब वो अपने रेपो रेट को इंक्रीज कर देगी तो जो कमर्शियल बैंक है वो भी अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा और फिर उसकी वजह से क्रेडिट सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। तो रेपो रेट का ये इफेक्ट होता है। तो अब आपको यहाँ पे जो याद रखना है, जो यूपीएससी पूछ चुकी है, कि जो ये रेपो रेट है क्या वो डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है इन बैंक्स को? जो ये रेपो रेट है क्या वो डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है इन रेट ऑफ इंटरेस्ट को जिस पे ये सुरेश खरीद रहा है? नहीं, ये डायरेक्टली नहीं अफेक्ट कर रहा। ये रेपो रेट में जो इंक्रीज हो रहा है ये सिर्फ कमर्शियल बैंक को साइन दे रहा है, एक सिग्नल दे रहा है। क्या सिग्नल दे रहा है? कि तुम अपनी लैंडिंग को महंगा कर दो। लेकिन कमर्शियल बैंक तो प्रॉफिट देखना चाहता है। हो सकता है कि उसको लगे कि अगर मैं महंगा करूंगा तो मेरे से लोग लोन नहीं लेंगे, अगर वो लोन नहीं लेंगे तो मेरे पास एसेट नहीं रहेगा। तो वो कहेगा कि आरबीआई तेरी बात सारी सही है लेकिन मैं अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं कर रहा। ठीक है। तो ये जो रेपो रेट होता है ये एक तरह का सिग्नल होता है, ये एक तरह का इंडिकेशन होता है। ठीक है। इसकी वजह से एक प्रॉब्लम होती है जिस प्रॉब्लम को कहते हैं ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है रेपो रेट का। ठीक है। ये हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे जिसके अंदर हम बैंकिंग स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जिसके अंदर हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी देखने वाले हैं। तो ये जो ट्रांसमिशन है, अगर देखिए इस लेक्चर में टाइम बच गया तो इस लेक्चर में भी हम उसको करने की कोशिश करेंगे अगर ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होती है तो। ठीक है। तो ये जो अभी आप क्या याद रखना है कि ये जो रेपो रेट है ये एक तरह की इंडिकेशन होती है, एक तरह का सिग्नल होता है। रेपो रेट इंक्रीज होने से अगर कोई स्टेटमेंट यूपीएससी आपको ऐसी दे दे कि रेपो रेट इंक्रीज हुआ है, रेपो रेट इंक्रीज हुआ है, उसकी वजह से डेफिनेटली डेफिनेटली क्रेडिट सप्लाई रिड्यूस होगी, ये स्टेटमेंट दे दे डेफिनेटली,
तो ये गलत हो जाएगी स्टेटमेंट, डेफिनेटली नहीं होगी। हो सकता है बैंक आरबीआई की बात ना माने। ठीक है, एक चीज और देखिए यहीं पे ही, आप उससे और क्लियर होगा। आरबीआई किस चीज को उधार देती है? आरबीआई, उसके पास कुछ डिमांड लायबिलिटीज आ रही हैं, कुछ टाइम लायबिलिटीज आ रही हैं। उसने सीआरआर दे दिया, उसने एसएलआर रख लिया। ठीक है, फिर जो भी पैसा बचा, मान लीजिए 70 रुपये बचे, वो इस 70 रुपये को उधार दे देगी। तो ये उसने डिपॉजिट से उधार दिया है। ठीक है, अब क्या हुआ था, इंडिया के अंदर हुई थी डीमोनेटाइजेशन। तो डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे सभी लोगों ने अपने पैसों को बैंक्स के अंदर जमा कराना चालू कर दिया था। तो आज एक सिचुएशन ये बन गई है कि बैंक फ्लश्ड हैं, बैंक्स आर फ्लश्ड विद कैश। जब हम इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे उसके अंदर भी ये बात बोली गई है इकोनॉमिक सर्वे ने, कि बैंक के पास बहुत ज़्यादा कैश पड़ा है, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन के पास लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा जमा करा दिया था। तो जब बैंक के पास इतना ज़्यादा कैश पड़ा है, तो उसके पास उधार देने की कोई कमी ही नहीं है। उसके पास बहुत सारा पैसा पड़ा है, वो कितना भी उधार दे सकता है। तो जब इसके पास पैसे की कमी नहीं है, तो वो आरबीआई से उधार लेगा ही क्यों? वो आरबीआई से उधार लेगा ही क्यों? जब वो आरबीआई से उधार नहीं ले रहा, तो आरबीआई चाहे उसको 6% पे देना चाहे, चाहे 8 पे देना चाहे, चाहे 12 पे देना चाहे, वो आरबीआई से उधार अभी ले ही नहीं रहा है, क्योंकि ही इज, जो कमर्शियल बैंक है उसके पास बहुत ज़्यादा कैश पड़ा हुआ है। द कमर्शियल बैंक इज फ्लश्ड विद कैश। तो जब वो आरबीआई से उधार नहीं ले रहा, तो आरबीआई के रेपो रेट को चेंज करने की वजह से इसके ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रखेगा इकॉनमी में? जितना उसका मन करेगा उतना रखेगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि रेपो रेट की वजह से क्रेडिट सप्लाई, क्रेडिट सप्लाई माइट रिड्यूस, कि रिड्यूस हो सकती है। रिड्यू माइट का मतलब आ गया कि चांसेस हैं, माइट रिड्यूस। ठीक है, माइट रिड्यूस आ सकता है, पर अगर डेफिनेटली आ गया कि डेफिनेटली रिड्यूस होगी, तो ऐसा नहीं हो, तो ये गलत स्टेटमेंट आपको मार्क करनी है। रेपो रेट का अगर क्वेश्चन में आ जाए कि रेपो रेट जनरली 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 यानी ज्यादातर ज्यादातर क्रेडिट सप्लाई को रिड्यूस कर देती है, तो ये आपकी सही स्टेटमेंट होगी, क्योंकि ज्यादातर उसका जो इफेक्ट है वो यही है। लेकिन हर बारी वो इफेक्ट हो जरूरी नहीं है, ज्यादातर यही होता है। पर ठीक है, अगर आपके पास स्टेटमेंट आ जाए कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस वुड रिड्यूस द इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी, कुछ स्टेप्स दे देगी और वो कहेगी कि इन स्टेप्स में से किस स्टेप्स से इन्फ्लेशन रिड्यूस हो सकती है, और उस स्टेप में लिखा हुआ है कि रेपो रेट इंक्रीज करना, तो हाँ, उससे इन्फ्लेशन रिड्यूस हो सकती है। तो आपको इन टर्म्स पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बट आई होप यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा, थोड़ा सा कि काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये रेपो रेट का हमने मैकेनिज्म यहाँ पे देखा है। तो अब आप एक चीज़ जान चुके हैं कि जो भी क्रेडिट सप्लाई है, जो क्रेडिट सप्लाई है वो कैसे रिड्यूस हो रही है, ये आप देख चुके हैं। क्रेडिट सप्लाई रिड्यूस करने के लिए आप रेपो रेट को इंक्रीज कर सकते हैं, है ना। जैसे ही मैं रेपो रेट को मैं इंक्रीज रेपो रेट को अगर मैं इंक्रीज करता हूं, तो हो सकता है इन्फ्लेशन काबू में आ जाए। अगर मैं सीआरआर को इंक्रीज करता हूं, तो क्या होता है, ये देखिए सीआरआर कितना है, 4% था, तो उसको 4 रुपए जमा करने हैं। मैंने कह दिया 4 नहीं 5 कर दे, तो क्या हो रहा है, सीआरआर इंक्रीज होने की वजह से भी इन्फ्लेशन काबू में आ रही है। अगर मैं एसएलआर को इंक्रीज करता हूँ, तो भी इन्फ्लेशन काबू में आ रही है। अगर मैं बैंक रेट को इंक्रीज करता हूँ, तो भी इन्फ्लेशन काबू में आ रही है। एमएसएफ यहाँ पे नहीं है, उसका इतना मेजर रोल नहीं है, क्योंकि ये ओवरनाइट लैंडिंग होती है। ठीक है, तो ज़्यादातर आपको ये एमएसएफ वगैरह नहीं पूछेंगे, आपको ये रेपो रेट पूछेंगे, सीआरआर और एसएलआर पूछेंगे। बैंक रेट के बहुत कम चांस है एमएसएफ के। एमएसएफ से आपसे ये पूछ सकते हैं कि कितना ले सकते हैं और पीनल रेट क्या है, ये सब पूछी जा सकती है। तो इस तरह से इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करके। अब हम एक बार ही देख लेते हैं इसकी थ्योरी। तो देखिए आरबीआई के पास कौन कौन से टूल्स हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के, या फिर हम ये कह सकते हैं कि क्रेडिट सप्लाई को अफेक्ट करने के कौन कौन से टूल्स आरबीआई के पास हैं। तो आरबीआई के पास दो तरह के टूल्स होते हैं। पहला टूल है क्वांटिटेटिव टूल और दूसरा टूल है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव टूल पूरे के पूरी क्रेडिट सप्लाई
क्रेडिट सप्लाई की पूरी क्वांटिटी को अफेक्ट करती है। जो दूसरे टूल्स हैं वो क्रेडिट सप्लाई की क्वालिटी को अफेक्ट करती है। तो पहले क्वालिटेटिव देखते हैं। मान लीजिए आरबीआई को लगता है कि इस इकॉनमी के अंदर एग्रीकल्चर को पैसा ज़्यादा मिलना चाहिए, तो आरबीआई कमर्शियल बैंक्स के साथ मीटिंग करेगी और उन्हें बोलेगी कि तुम एग्रीकल्चर को थोड़ा सस्ता लोन देने लगो। तो क्या हो गया, यहाँ पे कमर्शियल बैंक 100 रुपये पहले दे सकता था लोन, लेकिन अब आरबीआई ने क्या कह दिया कि एग्रीकल्चर को थोड़ा सस्ता दे दो, पर दे तो अभी भी वो 100 ही रुपये सकता है। तो यहाँ पे क्या सप्लाई पे इफेक्ट हुआ है? सप्लाई पे इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन किस चीज़ पे इफेक्ट हुआ है? क्वालिटी पे इफेक्ट हुआ है। अब एग्रीकल्चर को ज़्यादा लोन जा रहा है, बाकी सेक्टर्स को थोड़ा कम जा रहा है। तो ये जो क्वालिटेटिव टूल होते हैं ये सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल होता है, ठीक है, ये एडवाइस पे काम करता है। लेकिन जो क्वांटिटेटिव टूल है, क्वांटिटेटिव टूल के अंदर आरबीआई क्या कोशिश करेगी कि कमर्शियल बैंक अभी 100 रुपये दे सकता है, तो वो सीआरआर इंक्रीज कर दिया, तो उसको ज़्यादा सीआरआर रखना पड़ेगा आरबीआई के पास, तो हो सकता है वो 90 रुपये ही दे पाए। एसएलआर इंक्रीज कर दिया तो हो सकता है 80 रुपये ही दे पाए। रेपो रेट इंक्रीज कर दिया तो हो सकता है 76 ही दे पा रहा है, 76 की ही क्रेडिट सप्लाई हो रही है। तो इसके अंदर पूरी की पूरी सप्लाई चेंज हो रही है, चेंज हो गई, क्वांटिटी बदल गई। तो जो ये क्वांटिटी बदलने वाले टूल्स होते हैं ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, दो तरह के होते हैं ये, पॉलिसी रेट्स और रेशियो। पॉलिसी रेट के अंदर आपका रेपो और रिवर्स रेपो आता है, रेशियो के अंदर आपका सीआरआर और एसएलआर आता है। अब आप बस डेफिनेशन देखते चलिए, पूरा हो चुका है। वैसे क्वांटिटेटिव के अंदर क्या है? रेपो रेट, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पे कमर्शियल बैंक्स उधार ले रहे हैं, किससे? सेंट्रल बैंक से, शॉर्ट टर्म के लिए। तो सेंट्रल बैंक लैंड कर रहा है कमर्शियल बैंक को शॉर्ट पीरियड के लिए। जब भी हम रेपो रेट को इंक्रीज करेंगे तो क्रेडिट सप्लाई रिड्यूस होगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। अगला देखेंगे रेपो रेट के बाद ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये अभी हम लास्ट में देखते हैं, पहले हम देख लेते हैं सीआरआर। सीआरआर क्या है? सीआरआर लीगली रिक्वायर्ड कैश रिजर्व है जो कि कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास रखना है। ये किसका परसेंटेज की फॉर्म में दिखाते हैं हम? इसको दिखाते हैं हम एनडीटीएल की परसेंटेज की फॉर्म में। यानी कि एनडीटीएल अगर 100 रुपये है तो उसका 3%, 4% जो भी आरबीआई डिटरमाइन कर दे उतना आरबीआई के पास रखना होगा। किस फॉर्म में? कैश की फॉर्म में रखना होगा। क्या इस पे कोई इंटरेस्ट देती है आरबीआई? कोई इंटरेस्ट नहीं देती है इस पे। अगला स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये वो लिक्विड एसेट होते हैं। लिक्विड एसेट मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ पिछली क्लास में। ये वो लिक्विड एसेट होते हैं जिनको कमर्शियल बैंक अपने ही पास रखता है, ठीक है। तो वो लिक्विड एसेट कौन कौन से हैं जो कमर्शियल बैंक अपने पास रख सकता है? कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। इसको हम कहते हैं अनएनकम्बर्ड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, ठीक है। बस नाम है, आपको याद करना है, ठीक है। तो अगर एसएलआर रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो गई तो बैंक उतने ही रुपए कम उधार दे पाएगा। ये भी परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल देखा जाता है, ठीक है। इसके अंदर मैंने वही मैकेनिज्म समझाया हुआ है कि बैंक जो है वो सिक्योरिटी आरबीआई के पास रखते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा वही सेम चीज़ है। इसके अंदर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है जिसमें ओवरनाइट बोरिंग हो रही है इमरजेंसी के टाइम पे, इस पे पेनल्टी देनी पड़ती है 25 बेसिस पॉइंट की। देखिए 100 बेसिस पॉइंट इज इक्वल्स टू 1%, 25 बेसिस पॉइंट इक्वल्स टू 0.25%, ठीक है। तो ये ऐसे आता है। तो 2% एनडीटीएल तक उधार ले सकते हैं ओवरनाइट के लिए आरबीआई से, ठीक है। इसके अंदर तुम अपनी एसएलआर के अंदर भी डिप करके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कोलेटरल रख सकते हो ओवरनाइट के लिए। यहां पे कोई रीपर्चेज एग्रीमेंट नहीं हो रहा होता है। अभी आज की डेट में देखिए 7 अप्रैल को आरबीआई जो है अपनी वो करेगी, रिव्यू करेगी कि हमें सीआरआर एसएलआर को चेंज करना है या नहीं करना। तो ये जब चेंज होगा तो आप यहीं पे कहीं पे जहाँ पे भी आपने नोट्स बनाए हैं वहाँ पे अपडेट कर लेना। आज की डेट में कितना है अभी मेरे रिकॉर्ड करने तक नहीं आया है, ठीक है। तो आज की डेट में कितना है? सीआरआर 3% है, एसएलआर 18% है, एमएसएफ इतना, रेपो रेट इतना और रिवर्स रेपो रेट इतना चल रहा है। एमएसएफ आप देख सकते हैं रेपो रेट से 0.25 हायर चल रहा है, ठीक है। एसएलआर 18% है, सीआरआर 3% है। बैंक रेट, लॉन्ग टर्म के लिए लोन जब लेती है कमर्शियल बैंक आरबीआई से तो जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई लोन देगी उसको बैंक रेट कहते हैं। इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है।
अब देखिए, अभी तक हमने लोन की बात की थी, अब हमें बात करनी है ओपन मार्केट ऑपरेशन की। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? आरबीआई है, आरबीआई के पास कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखी हुई हैं। मान लीजिए 100 रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई के पास रखी हैं। ये इस इकॉनमी के अंदर कमर्शियल बैंक है। तो इस इकॉनमी के अंदर जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, मान लीजिए उनके पास रुपए हैं 1100 रुपये। तो इस इकॉनमी के अंदर 1100 रुपये कमर्शियल बैंक के पास है, ये 1100 रुपये उधार दे सकता है, ये मान के चल रहे हैं हम। आरबीआई को लग रहा है कि इस इकॉनमी में हाई इन्फ्लेशन है, हाई इन्फ्लेशन है। तो वो क्या चाहती है? वो चाहती है कि मैं क्रेडिट की सप्लाई को थोड़ा सा रिड्यूस कर दूं ताकि इन्फ्लेशन रिड्यूस हो। अभी इतनी देर से हम ये देख रहे हैं कि क्रेडिट सप्लाई रिड्यूस होती है तो इन्फ्लेशन रिड्यूस होता है। तो आरबीआई चाहती है कि मैं क्रेडिट सप्लाई को रिड्यूस कर दूं कि इन्फ्लेशन रिड्यूस हो जाए, लेकिन मैं रेपो रेट यूज़ नहीं करना चाहता, मैं सीआरआर को इंक्रीज नहीं करना चाहता, मैं एसएलआर को इंक्रीज नहीं करना चाहता। तो अब मैं क्या करूंगा? मेरे पास ये 100 रुपये की गवर्नमेंट सिक्योरिटी बची हैं, मैं जाता हूँ मार्केट में और मैं इन 100 रुपये की गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेच देता हूँ। तो आरबीआई गया, आरबीआई ने इन बैंक्स को 100 रुपये की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच दी। तो अब क्या हुआ? इन कमर्शियल बैंक्स के पास 100 रुपये की गवर्नमेंट सिक्योरिटी आ गई और इन कमर्शियल बैंक ने 100 रुपये आरबीआई को दे दिए। तो अब कमर्शियल बैंक के पास कितने रुपए बचे? 1000 रुपये प्लस में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 100 रुपये की, ठीक है, जो आरबीआई से उसने खरीद लिए हैं या आरबीआई ने उनको बेच दिए हैं। तो अब ये कमर्शियल बैंक कितना उधार दे सकता है? 1000 रुपये उधार दे सकता है। पहले कितना दे सकता था? 1100 रुपये। तो 100 रुपये अब वो कम उधार दे रहा है, यानी कि क्रेडिट सप्लाई रिड्यूस हो गई, यानी कि इन्फ्लेशन रिड्यूस हो सकती है। तो देखिए, इसको कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। यहाँ पे कमर्शियल बैंक को लोन लेने की जरूरत नहीं थी, कमर्शियल बैंक लोन नहीं लेना चाहता था, लेकिन आरबीआई ने खुद ही अपनी मर्जी से गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेच दिया, सेल कर दिया। क्यों? ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाए। इसको कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ऐसे ही अगर आरबीआई को लगेगा कि इस इकॉनमी के अंदर मनी की सप्लाई इंक्रीज होनी चाहिए, क्रेडिट सप्लाई बढ़नी चाहिए, क्रेडिट सप्लाई इंक्रीज होनी चाहिए, तो वो क्या करेगा? वो कहेगा कि कमर्शियल बैंक्स, तुम्हारे पास ये 100 रुपये की गवर्नमेंट सिक्योरिटी पड़ी है, मैं इसको खरीदना चाहता हूँ। तो आरबीआई के पास अब आ जाएंगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और आरबीआई 100 रुपये दे देगा कमर्शियल बैंक को। तो अब कमर्शियल बैंक के पास कितने रुपए हो गए? 1000 प्लस में 100 रुपये, 1100 रुपये। तो अब क्रेडिट की सप्लाई इंक्रीज हो गई। तो ये जो सेल और परचेज है, इसको ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। अब आप एक बार डेफिनेशन देख लीजिएगा इसकी। हम चलते हैं आगे इसके क्वालिटेटिव टूल्स के ऊपर, जो कि ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्वालिटेटिव का क्या मतलब है? मान लीजिए एक आदमी था, क्वालिटेटिव में हम देख रहे हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। इसका क्या मतलब होता है? एक आदमी है, ये गया बैंक के पास, बैंक के पास उसने कहा कि ये मेरे घर के कागजात हैं, ठीक है, मेरे घर की वैल्यू है, मेरे घर की वैल्यू है आज की डेट में 100 रुपये, तो मुझे 100 रुपये उधार दे दो। कमर्शियल बैंक कहेगा कि नहीं, मैं 100 रुपये नहीं दूंगा, मैं तुझे सिर्फ 75 रुपये दूंगा। क्यों दूंगा 75 रुपये? क्योंकि 25% हमारी मार्जिन रिक्वायरमेंट है, ये हम मार्जिन लेके चलते हैं। तो अगर तू 100 रुपये की चीज़ मेरे पास गिरवी रखेगा तो मैं सिर्फ उसका 75% तुझे लोन दे सकता हूँ, ठीक है, इसको मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं। तो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या काम करता है? मान लीजिए ये सिचुएशन हो रही है कि एक किसान था, किसान के खेत में, किसान के खेत में ढेर सारे गन्ने उग रहे हैं, ठीक है, ढेर सारे गन्ने उग रहे हैं। इन गन्नों की जो वैल्यू है वो है 100 रुपये। ये गया कमर्शियल बैंक के पास और ये कहता है कि मेरे खेत में देखो आज की डेट में 100 रुपये के गन्ने उग रहे हैं, मुझे 100 रुपये दे दो। तो कमर्शियल बैंक ने उसको 100 रुपये दे दिए, मान लीजिए 100 रुपये दे दिए, ठीक है। अब ये किसान जाएगा, ठीक है, इसने कोलेटरल क्या रखा है कमर्शियल बैंक ने? ये गन्ने की वो रखी है कि जब ये गन्ने बिक जाएंगे वो उसको पैसे मिल जाएंगे। तो ये सारे के सारे गन्ने एक तरह से इसके पास गिरवी रखे हुए हैं एक तरह से। तो ये आदमी है जिसने 100 रुपये उधार लिए किसान ने, ये क्या करेगा? इस 100 रुपये को लेके जाएगा और गन्ने की मार्केट में से सारे गन्ने खरीद लेगा 100 रुपये के। अब गन्ने की मार्केट में गन्ने की हो गई शॉर्टेज, गन्ने की शॉर्टेज हो गई। तो जब गन्ने की शॉर्टेज हो गई तो गन्ने के दाम बढ़ने लगेंगे। जब भी किसी चीज़ की सप्लाई रिड्यूस होती है तो उसके प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं, प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो उसने 100 रुपये उधार लेके एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट कर दी मार्केट के अंदर। अब वो अपने ये जो 100 रुपये के गन्ने थे उसी को इस मार्केट में बेच देगा
और इस मार्केट में उसको ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए पहले गन्ना 1 रुपए का बिकता था, लेकिन अब प्राइस इंक्रीज होकर 1.5 रुपए का हो गया, तो 1.5 रुपए का हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो गया, इस तरह से गन्ने के जो प्राइस है वो आर्टिफिशियली इंक्रीज हो गया। असली में गन्ने का 1.5 रुपया रेट थोड़ी था, 1 ही रुपया था। इसने लोन लेके ऐसा किया। तो इसमें आरबीआई क्या कहेगी, एक काम करो, अगर तुम्हारे पास ऐसे कोई गन्ने गिरवी रखता है, अपने खेत की फसल गिरवी रखता है, तो तुम उसकी मार्जिन रिक्वायरमेंट को हाई रखो। यानी कि अगर वो 100 रुपए के गन्ने बता रहा है तुम्हें, तो तुम उसे सिर्फ 50 रुपए ही दो। 50 रुपए दोगे तो वो 50 रुपए में इतना शॉर्टेज क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो इसको मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं। तो अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में ना भी आया हो तो ज़्यादा इस पर स्ट्रेस नहीं लेना है, आप बस इतना याद कर लीजिए कि जो कोलेट्रल आप रखते हैं, तो कोलेट्रल की एक वैल्यू होती है, आपको उस वैल्यू के बराबर लोन नहीं मिलता, आपको उससे कम लोन मिलता है। तो ये जो डिफरेंस होता है उसको मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं। आरबीआई जो है इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर सकती है। राशनिंग ऑफ क्रेडिट के अंदर क्या होता है, ये आरबीआई, ये मान लीजिए इकॉनमी है, इकॉनमी के अंदर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, एमएसएमई, टूरिज्म, ये है। तो आरबीआई कमर्शियल बैंक्स के साथ डिस्कस करके ये कह सकते हैं कि आप 50% लोन टूरिज्म को देंगे, 10% लोन आप एग्रीकल्चर को देंगे, जितना बचा वो बाकी इनमें बांट देंगे। तो इसके अंदर उसने फिक्स कर दिया, राशन कर दिया कि किस सेक्टर को कितना, किस एक्टिविटी को कितना क्रेडिट मिले। मॉरल सुएजन के अंदर वो एक कमरे के अंदर जो भी कमर्शियल बैंक है उनके चीफ को, उनके हेड को बिठा लिया जाता है और आरबीआई उनसे डिस्कस करती है कि देखिए इकॉनमी की ये रिक्वायरमेंट है, आपको हमारा ऐसे साथ देना चाहिए। तो आरबीआई उनसे सिर्फ डिस्कशन करती है, उनको परसुएड करती है कुछ कुछ काम करने के लिए। ये जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है इनके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन आपको ये पता होने चाहिए थे। तो इसके साथ हमारे सारे के सारे जो टूल्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, सारे टूल कंप्लीट हो चुके हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा एसएलआर के बारे में। एसएलआर के अंदर हम कैश रख रहे हैं, गोल्ड रख रहे हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रख रहे हैं। ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रख रहे हैं, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एसएलआर रिक्वायरमेंट की वजह से जो कमर्शियल बैंक हैं, उनको गवर्नमेंट की सिक्योरिटी खरीदनी पड़ रही है? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एसएलआर रिक्वायरमेंट की वजह से जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की बोरोइंग फंड हो रही है, गवर्नमेंट को उधार जो लेना होता है वो कमर्शियल बैंक एसएलआर खरीद रहे हैं, गवर्नमेंट को ही तो पैसा जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी का। तो जो ये गवर्नमेंट की बोरोइंग प्रोग्राम है उसके लिए पैसा आता रहे, ये भी एसएलआर की एक रिक्वायरमेंट होती है। यूपीएससी ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है कि एसएलआर की वजह से गवर्नमेंट की बोरोइंग इंश्योर्ड रहती है, गवर्नमेंट को बोरोइंग के लिए पैसा मिलता रहता है। तो ये एक करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके सारे के सारे टूल्स खत्म हो चुके हैं, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। पर इस वीडियो को समझने के लिए पिछली वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अब पिछली वीडियो के बाद ही आप इस वीडियो को देखें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें। डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में पूछें, लाइक्स और कमेंट से यूट्यूब हमारे कंटेंट को थोड़ा सा प्रमोट करता है, बाकी लोगों को भी हमारा कंटेंट दिखाता है। तो प्लीज़ आप लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, और जो भी डाउट आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे भी आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि बैंकिंग का स्ट्रक्चर क्या है इंडिया के अंदर। इसके अंदर हम एमपीसी देखेंगे, एमपीसी के अंदर जो एमपीसी देखेंगे, फिर एमपीसी ने अभी कुछ करंट इवेंट्स हुए हैं दो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है एक्सटर्नल बेंचमार्किंग, वो हमें देखनी है। दूसरा हमें देखना है मर्जर ऑफ बैंक्स। ये दोनों चीज़ें हम कवर करेंगे। इसी के अंदर हम देखेंगे एनपीए क्या होता है, और हम बैंकिंग का सारा स्ट्रक्चर देखेंगे। जो अभी डिफ्रेंशिएटेड बैंक्स आए हैं, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन सबको भी हम इस लेक्चर के, अगले लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके अंदर इतने लेक्चर्स मैं आपको दे रहा हूँ। इसके बाद हमें करना है, इसके बाद जो हमारे टॉपिक्स रह जाएंगे वो रह जाएगा कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और प्लानिंग। ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनके हो सकता है 2-2, 3-3 टॉपिक आपको एक ही वीडियो में मिल जाए, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी आप एक क्वेश्चन मान के चलिए, चाहे ईपीएफओ का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम हो, तो इसको आप धीरे धीरे करें, 2-3 बार वीडियोस को देखें, मुझसे डाउट्स पूछें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ से अभी तक जितना हुआ है यहाँ से क्वेश्चन आने के सबसे
ज़्यादा चांसेस हैं। और एक अगली क्लास जो होने वाली है उस क्लास में से भी काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।